कहानी की शुरुआत एक धुंधली सी आवाज के साथ होती है, हीरो प्लीज। हमें एक छोटा लड़का दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट हैंड उसकी टी शर्ट पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, इस दुनिया को बचा लो। देखते ही देखते हजारों लाखों हाथ उस बच्चे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हर तरफ से बस एक ही पुकार आ रही होती है, हमारी मदद करो, हमें बचा लो हीरो। वह बच्चा इन आवाजों के बोझ से सहम जाता है और रोते हुए कहता है, मॉम, सब मुझे हीरो बुला रहे हैं। मुझे हीरो नहीं बनना, यह बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ उसके पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, बेटा तुम पूरी दुनिया की आखिरी उम्मीद हो, रोना बंद करो और एक हीरो की तरह मरो। इतना कहते ही वह उसे धक्का दे देती है और बच्चा नीचे उन अनगिनत हाथों के जाल में गिरता चला जाता है और अपनी माँ को धुंधला होते हुए देखता रहता है। अचानक सीन बदलता है। ठंडे पानी की कुछ बूंदें एक आदमी के चेहरे पर गिरती हैं। वह अपनी आंखें खोलता है। यह अवेकेंड किम संगेन है। वह थका हुआ है लेकिन फिर भी उठते हुए अपनी तलवार थाम लेता है। वह खुद से बुदबुदाता है, लगता है मुझे थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए। वह नीचे की ओर देखता है जहां मॉन्स्टर्स का एक अनथीन समंदर खड़ा था। उन्हें देखकर वह एक फीकी मुस्कुराहट के साथ कहता है, पर ये मुझे चैन से बैठने का मौका नहीं देंगे। किम एक गहरी सांस लेता है और उन लाखों मॉन्स्टर्स के बीच कूद पड़ता है। वह एक शेर की तरह निडर होकर लड़ता है। उसकी तलवार की एक एक स्विंग से राक्षसों के शरीर कटकर अलग हो रहे। वह एक मॉन्स्टर के मुंह पर पैर रखकर हवा में घूमता है और जमीन पर एक जोरदार अटैक करता है। अटैक का इम्पैक्ट इतना शक्तिशाली था कि जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और आसपास के सभी मॉन्स्टर्स झटके से दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन इस भारी लड़ाई के बाद किम पूरी तरह टूट चुका था। वह अपनी तलवार के सहारे जमीन पर बैठ जाता है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। तभी सामने से एक वॉइस आती है, तुम सच में इंसानों के महान हीरो हो। वहां एक विशाल सांड जैसा दिखने वाला राक्षस खड़ा था। वह कहता है, मैं फफनीर हूँ, तुम्हारी शक्ति अच्छी है, मैं तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारी शक्ति को अपना बना लूंगा। किम खराब हालत में हंसने लगता है। वह खुद से कहता है, हीरो क्या मजाक है, मैं तो एक भी इंसान को नहीं बचा पाया, यहाँ तक कि खुद को भी नहीं। फफनीर अपना भारी मुक्का हवा में उठाता है और किम की आखिरी सोच बस यही होती है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। किम की आंखें खुलती हैं। सामने कुछ लड़के खड़े थे। उनमें से एक कहता है, हे किम सूह्यू, तुम अचानक बेहोश कैसे हो गए? हमें लगा तुम मर गए। किम हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसे इस तरह अचानक उठते देख बाकी लड़के डर जाते हैं और कहते हैं, तुम भूत की तरह अचानक क्यों बैठ गए हो? किम उनकी बातों का जवाब नहीं देता। वह बस अपने हाथों को देख रहा होता है, जो पहले की तुलना में बहुत छोटे और कमजोर थे। वह आसमान की तरफ देखकर सोचता है, क्या वह सब एक सपना था? क्या फफनीर बस एक कल्पना थी? तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का उसके पास आकर कहता है, तुम नींद में अजीब बातें कर रहे हो, अब जाग गए हो तो मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। वह किम का कॉलर पकड़ता है और गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो और दांत भींच लो। किम अभी भी उलझन में था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उस लड़के का मुक्का किम के चेहरे की तरफ तेजी से बढ़ता है। बिना सोचे समझे किम का शरीर खुद ब खुद हरकत करता है। वह मुक्के को हवा में ही रोककर साइड कर देता है और पलटकर उस लड़के को एक जोरदार पंच मारता है। मुक्का लगते ही वह लड़का कई फीट दूर जाकर गिरता है। यह देखकर आसपास खड़े लड़के सन्न रह जाते हैं। किम हैरानी से कहता है, सॉरी, मैं तो बस। तभी सुनहरे बालों वाला लड़का लड़खड़ाते हुए उठता है और चिल्लाता है, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन तभी उसके साथी पुलिस के आने की आहट सुनते हैं और उसे खींचकर वहां से ले जाते हैं। भागते हुए वह चिल्लाता है, किम सूह्यू, कल स्कूल जरूर आना। जब सब चले जाते हैं, किम अकेला खड़ा सोचता है, किम सूह्यू, लेकिन मैं तो किम संगेन हूँ। वह अपना मोबाइल उठाता है और स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखता है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था।
वह हैरान होकर कहता है, कौन है ये? यह मैं नहीं हूँ। चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2042 में दुनिया का अंत आ गया। जब से डंजियंस दिखने लगे, पूरी दुनिया में मॉन्स्टर्स उनसे बाहर आने लगे और तबाही मचाने लगे। हर तरफ बस मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स थे। इस घटना को आउटब्रेक नाम दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को इन मॉन्स्टर्स से लड़ने की ताकत मिली, जिन्हें सब अवेकेंड कहते हैं। मैं भी उनमें से एक था। धीरे धीरे सब मारे गए और आखिरी तक बस मैं ही जिंदा बचा था। सीन दिखाया जाता है जहां एनसी एक कुर्सी पर बैठा होता है और बोलता है, मैं इंसानियत का आखिरी सर्वाइवर और सबसे ताकतवर अवेकेंड हूँ। तभी सामने वाला आदमी पूछता है, तो तुमने अपना नाम क्या बताया? एमसी बोलता है, किम सुंग। नहीं, मेरा नाम किम सुह्यून है। वह आदमी उसकी उम्र पूछता है, पर एमसी को कुछ पता ही नहीं होता। तभी वह आदमी कहता है, जल्दी बोल, तेरी जन्मतिथि क्या है? एमसी साइड में देखता है, जहां कैलेंडर लगा होता है, उस पर साल 2022 लिखा होता है। एमसी सोचता है, मुझे याद है कि मैं साल 2042 में था, पर अभी तो 2022 चल रहा है। तभी साइड से आवाज आती है, जवाब दे मुझे। एमसी बोलता है, 20 नहीं, 19 साल का हूँ। वह मन में सोचता है कि अभी मैं एक स्टूडेंट जैसा लग रहा हूँ, इसलिए मैंने 19 बोल दिया। वह आदमी चिढ़कर बोलता है, अच्छा, तुम 19 साल के हो और तुम्हें अपने घर का पता नहीं मालूम? वह गाली देते हुए बोलता है, तूने मुझे पागल समझा है क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि तुझे अपना नाम और उम्र पता है पर घर का पता नहीं? लेकिन हमारा एनसी तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं मर गया था जब फफनीर ने मुझ पर हमला किया था। क्या यह कोई सपना है या फफनीर का कोई जादू? एमसी अपने आखिरी हमले को याद करता है और बोलता है, नहीं, यह एहसास झूठा नहीं है। मैं सच में पास्ट में आ गया हूँ। सच भाई, तुझे यकीन होने में 2 चैप्टर लग गए कि तू पास्ट में आ गया है। सॉरी दोस्तों, वापस कहानी पर आते हैं। एमसी बोलता है, लेकिन असली किम सुह्यून का क्या हुआ? मुझे वापस अपनी बॉडी में जाना है। मुझे अभी भी बहुत सी बातें समझ नहीं आ रही हैं। पुलिस वाला परेशान होकर बोलता है, भूल जाओ, तुमसे बात करना ही बेकार है। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो थोड़े समय में यहाँ आ जाएंगी, तुम उनके साथ चले जाना। और हाँ, जब घर जाओ तो घर पर ही रहना, यहाँ वहाँ मत जाना, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास तो बिल्कुल नहीं, वो जीव ज्यादातर वहीं दिखते हैं। एमसी सोचता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसे नाम से बुलाती हैं। वो उसका मुंह पकड़कर बोलती हैं, क्या हुआ? तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे आए और ऐसे क्यों दिख रहे हो? बेटा, क्या तुम ठीक हो? एमसी सोचता है, ये कौन है? क्या ये इस बॉडी की मम्मी है? सीन बदलता है और शाम हो जाती है। घर जाते समय मम्मी बोलती हैं, क्या तुम सच में घर का पता भूल गए थे? माना कि हम यहाँ अभी अभी आए हैं, पर फिर भी क्या तुम किसी तनाव में हो? एमसी बोलता है, नहीं, बस मैंने अभी तक नए पते को याद नहीं किया था। मम्मी बोलती हैं, अब तो तुम और भी अलग लग रहे हो, नॉर्मली तुम ऐसे बात नहीं करते। एमसी हंसता है और बोलता है, अच्छा, ऐसा है क्या? वह सोचता है कि क्या मुझे इतनी परेशानी खड़ी करने के लिए सॉरी बोलना चाहिए। मम्मी रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं, चलो पहले तुम्हारा चेहरा साफ कर देती हूँ। मुझे सुनने में आया है कि तुम्हें परेशान करने वाले बुलीज आज भी तुम्हें तंग कर रहे थे। अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझे बताना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वो कहती हैं, आज यहाँ सब खाली खाली लग रहा है, क्या कुछ हुआ है?
एमसी सोचता है कि देखा जाए तो आसपास कुछ ज्यादा ही शांति है। तभी एक वुल्फ दिखता है। मम्मी पूछती हैं, तुम आ रहे हो या नहीं? एमसी बोलता है, आ रहा हूँ। तभी उसे गुर्राने की आवाज आती है। एक वुल्फ उसकी और उसकी मम्मी की तरफ भागता हुआ आता है और हमला करने के लिए मुंह खोलता है। एमसी अपने स्कूल बैग को ढाल बनाकर उस वार को रोकता है, पर बैग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एमसी सोचता है, यह कोई आम वुल्फ नहीं है, यह पक्का एक वेयर वुल्फ है। तो पुलिस वाला इसी के बारे में बोल रहा था। 2022 से ही आउटब्रेक शुरू होने लगा था और धीरे धीरे 2042 तक दुनिया खत्म हो गई। तो यह नामुमकिन नहीं है कि मॉन्स्टर्स शहर के बीच ही दिखें। देखते ही देखते वहां दो वुल्फ आ जाते हैं। एमसी सोचता है, प्रॉब्लम यह है कि मैं इनसे कैसे निपटूं। मुझे जल्द ही कोई अच्छा हथियार ढूंढना होगा। वह कूड़ेदान से एक छाता उठा लेता है। मम्मी चिल्लाती हैं, यह तो वही मॉन्स्टर है जो न्यूज में बता रहे थे। एमसी कहता है, प्लीज हिलना मत। वह सोचता है कि उसे इस बॉडी की आदत नहीं है, पर यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक वुल्फ एमसी पर छलांग लगाता है। एमसी हल्का सा साइड होकर छाते से एक स्लैश मारता है, जिससे वुल्फ के शरीर से खून बहने लगता है। वह वुल्फ पीछे घूमता है और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट दिखाई देता है। वह दोबारा हमला करता है और एमसी छाता बीच में लाकर अपना बचाव करता है। वह सोचता है, अगर मैं अपनी असली बॉडी में होता तो ऐसे लो लेवल मॉन्स्टर के हमले की तरफ देखता भी नहीं। सीन में दिखाया जाता है कि एमसी अभी भी खुद को बचा रहा है और वुल्फ उसके ऊपर है। तभी साइड से दूसरा वुल्फ हमला करने आता है। एमसी उसकी तरफ देखता है। तभी उसकी मम्मी अपने बैग से उस वुल्फ को मारती हैं। एमसी यह देखकर हैरान रह जाता है। इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। अगला चैप्टर जल्द ही आएगा। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, एमसी की मां अपने बैग के साथ वुल्फ से जा टकराती हैं। इस टक्कर के कारण मां और भेड़िया दोनों उछलकर दूर जा गिरते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है, इन्होंने मुझे बचाया, लेकिन क्यों? अगले ही पल वह खुद को संभालता है। वह तुरंत पलटकर उस वुल्फ को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह अपना बचाव कर रहा था, और दौड़कर अपनी मां के पास पहुंचता है। मां, आपने ऐसा क्यों किया? यह बहुत खतरनाक था। उसकी मां दर्द में होने के बावजूद उसका चेहरा देखते हुए धीमी आवाज में बोली, सुह्युन, तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है। तुम बस यहाँ से भाग जाओ। इतना कहते ही वह बेहोश हो गईं। तभी दोनों भेड़िए फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर सुह्युन का गुस्सा फूट पड़ा। अचानक उसके शरीर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलने लगी। उसने हल्का सा चेहरा पीछे घुमाया और ठंडी आंखों से भेड़ियों को घूरते हुए कहा, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? सुह्युन की आंखों में वह किलिंग इंटेंट देखकर दोनों भेड़िए डर गए और वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सुह्युन ने अपना छाता उठाया और चिल्लाया, मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा। वह उन भेड़ियों के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन 2 कदम बढ़ाते ही धड़ाम से नीचे गिर जाता है। उसका यह नया शरीर अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। फिर जमीन पर लेटे लेटे वह सोचता है, यह शरीर तो बिल्कुल कचरा है। मैं बहुत कमजोर हूँ, यहाँ तक कि मैं उनका पीछा भी नहीं कर सकता। फिर वह अपनी माँ की तरफ देखता है और फैसला करता है, पहले घर चलते हैं। जैसे ही वह अपनी माँ को अपनी पीठ पर उठाता है, उसकी पीठ में तेज दर्द होता है। उसे महसूस होता है जैसे कोई हड्डी टूट गई हो। क्या इस शरीर की पीठ पर पहले से कोई चोट लगी थी? वह दर्द को दबाते हुए सोचता है, रुको, लेकिन मेरा घर है कहाँ? सीन चेंज होता। सुह्युन की माँ बिस्तर पर लेटी हैं। सुह्युन राहत की सांस लेते हुए सोचता है, मैं किस्मत वाला था कि माँ के पर्स में घर का पता मिल गया। अगर पता न मिलता तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। तभी उसकी माँ नींद में बड़बड़ाती हैं, सुह्युन, चिंता मत करो, तुम्हारी माँ यहाँ है। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ।
सुह्यून अपनी माँ को देखता रहता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। एएमसी बोलता है, आपने अपने शरीर को उस भेड़िए के आगे क्यों फेंक दिया? सिर्फ मुझे बचाने के लिए, पर क्यों? वह अपनी छोटी हथेलियों को देखता है और उसे गुस्सा आने लगता है। यह शरीर बहुत ही कमजोर है। एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा होने के कुछ ही मिनटों में यह इतना टूट गया। क्या मेरा वापस आना इस बेकार शरीर में इसीलिए हुआ है ताकि मैं वही पुरानी गलतियां दोहराऊं? वह खुद को शांत करने की कोशिश करता है। नहीं, मुझे शांत होना होगा। मुझे पॉजिटिव सोचना होगा। अभी यह शरीर एक बच्चे का है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम पैनल सामने आता है। एक आवाज गूंजती है, यूजर कंफर्म्ड, अप्रूवल कंप्लीट। सुह्यून हैरानी से उस नीले पैनल को देखता है। उस पर लिखा था, रेलेवेंट यूजर किम सुह्यून। तभी उसके सामने एक विशाल दरवाजा खुलता है। सुह्यून की आंखों में चमक आ जाती है। क्या यह एबिस है? अगर एबिस का दरवाजा खुला है तो इसका मतलब है कि इस शरीर में एक अवेकनर बनने का टैलेंट है। अगर मैं अभी से शुरुआत करूं तो मैं अपनी पिछली जिंदगी से बहुत जल्दी एबिस में प्रवेश कर सकता हूं। वह उस दरवाजे को देखता है और दृढ़ता से बोलता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। सुह्यून उस गेट के अंदर कदम रखता है। अंदर पहुंचते ही एक आवाज उसका स्वागत करती है, टावर ऑफ ट्रायल्स में आपका स्वागत है। सिस्टम उसे समझाता है कि अगर वह पहली मंजिल को पार कर लेता है तो वह एक अवेकन बन सकता है। जैसे जैसे वह ऊपर की मंजिलें पार करेगा वह शक्तिशाली होता जाएगा। इसीलिए हर कोई शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन इन ट्रायल्स में सबसे जरूरी है सिस्टम। सिस्टम पैनल फिर से सामने आता है। रेलेवेंट यूजर किम सुह्यून, आपकी परीक्षा शुरू हो रही है। प्लीज डिफिकल्टी लेवल चुनें। आप लेवल 1 से लेवल 10 तक चुन सकते हैं। सुह्यून बिना एक पल गवाए तुरंत बोलता है, लेवल 10। वह मन ही मन मुस्कुराता है। जितना कठिन स्तर होगा उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर आएंगे और उतना ही बेहतरीन इनाम मिलेगा। यह सच में हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला मामला है। जैसे ही ट्रायल शुरू होता है वह जगह एक अरीना में बदल जाती है। सुह्यून सोचता है, अपनी पिछली जिंदगी में मैंने लेवल 8 तक की कठिनाई चुनी थी। क्या मैं इस बार इसे कर पाऊंगा? फिर वह खुद को मोटिवेट करता है, नहीं, मुझे यह करना ही होगा। अगर मैंने पिछली जिंदगी की तरह खेला तो नतीजे भी वैसे ही आएंगे। उसके चारों ओर कई तरह के हथियार प्रकट हो जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आता है, अपना हथियार चुनें। सामने मुर्गी जैसे दिखने वाले कुछ मॉन्स्टर आते हैं। सुह्यून हथियारों को देखने में बिजी होता है। वह एक हथियार चुनता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। हमें अभी नहीं बताया गया कि उसने कौन सा हथियार चुना। सुह्यून आत्मविश्वास के साथ कहता है, अब मैं सब कुछ बदल दूंगा। सीन बदलता है। हमें एक सुनसान गली दिखाई देती है जहां एक लड़का डर के मारे चिल्ला रहा है, बचाओ, यहाँ मॉन्स्टर्स है। कोई है? प्लीज मुझे बचाओ। वहां वही दो भेड़िए थे जो सुह्यून से बचकर भागे थे। वे उस लड़के की तरफ बढ़ रहे थे। एक भेड़िया उस लड़के पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाता है। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, आखिरकार मैंने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। वहां सुह्यून खड़ा था। वह पलक झपकते ही उस लड़के के पीछे से गायब होता है और हवा में उछलकर भेड़िए को एक जोरदार लात मारता है। साथ ही अपने छाते से एक ऐसा वार करता है कि वुल्फ हवा में ही 3 से 4 टुकड़ों में कटकर गिर जाता है। सुह्यून जमीन पर उतरता है और दूसरे भेड़िए की तरफ देखता है। उसकी आवाज में वही पुरानी ठंडक थी, मैंने कहा था न, तुम लोग जिंदा नहीं बच पाओगे। बचा हुआ भेड़िया खौफ से कांपने लगता है। सुह्यून उसे घूरते हुए कहता है, यहाँ से भागना चाहते हो? भागो, जहाँ तक भागना है भागो, मैं तुम्हारा पीछा जरूर करूंगा। चैप्टर 5 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एएमसी ने पहली मंजिल को पार कर लिया है। दृश्य टावर ऑफ ट्रायल्स की लॉबी में बदलता है जहां अन्य लोग आपस में बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति हैरानी से पूछता है, क्या तुमने अपडेटेड रैंकिंग देखी? यह कोई नया नाम है जो आज से पहले रैंकिंग में कभी नहीं दिखा।
लेकिन इसने पहली मंजिल पर इतने अंक कैसे हासिल किए? हमें रैंकिंग लिस्ट दिखाई जाती है। किम सुह्यून 2230 पॉइंट्स, दूसरा खिलाड़ी 940 पॉइंट्स। एक खिलाड़ी बोलता है, लगता है कोई नया उभरता सितारा आया है। कौन है ये? तभी वहां एक बड़ा सा गेट खुलता है और उसमें से किम सुह्यून प्रवेश करता है। सुह्यून चारों तरफ देखते हुए सोचता है, मैं बहुत लंबे समय बाद इस जगह पर आया हूँ। यहाँ हमें बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स को एबिस भी कहते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसे अलग अलग मंजिलों में बांटा गया है। यहाँ दुनिया भर के प्लेयर्स आते हैं। हर मंजिल एक बड़े शहर की तरह है, जहाँ का वातावरण, जलवायु और यहाँ तक की संस्कृति भी अलग है। अगर आपको दूसरी जगह जाना है तो आपको ट्रायल्स क्लियर करने होंगे। सीन पास्ट में जाता है। सुह्यून ने अपनी तलवार से ट्रायल के दौरान ढेर सारे मॉन्स्टर को मार गिराया था। अपना पसीना पोंछते हुए सुह्यून बोलता है, जैसा कि लेवल 10 से उम्मीद थी। अगर मेरे पास पिछले जीवन की यादें न होती तो मैं इसे पास नहीं कर सकता था। शुक्र है कि लड़ाई से पहले मेरी सेंसेस वापस आ गईं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं फ्लोर क्लियर करता रहूंगा। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आते हैं, आपने फ्लोर 1 क्लियर कर लिया है। आपके रिवॉर्ड की सूची यह रही। टोटल 2230 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। आपके सभी स्टेट्स 5 अंक से बढ़ रहे हैं। मैजिक पावर काउंट 2 अंक से बढ़ा। मैजिक पावर रैंक 1 अंक से बढ़ा। सुह्यून यह देखकर खुद से कहता है, यह लेवल 10 है लेकिन फिर भी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हैं। मेरे पिछले जीवन में भी मेरे स्टेट्स इतनी जल्दी नहीं बढ़े थे। वह अपने अचीवमेंट पॉइंट्स देखता है और सोचता है, यह शायद अगली मंजिल के लिए काफी होंगे। चलो फिर थोड़ी खरीदारी कर ली जाए। वह एक दुकान के पास आता और अंदर जाता। अंदर मौजूद लड़की बोलती है, स्वागत है। फिर सुह्यून को ऊपर से नीचे तक देखकर कहती, तुम देखने में एक बच्चे लगते हो जो अभी अभी आया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर तुमने कुछ खास नहीं सोचा है तो तुम्हारी यह बड़ी बहन तुम्हारी मदद कर सकती है। सुह्यून मन में सोचता है, हमेशा की तरह यह अपने ग्राहकों को सेड्यूस करती है ताकि वो बेच सके जो यह बेचना चाहती है। सुह्यून बोलता है, माफ करना लेकिन यह काम नहीं आएगा। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मुझे क्या चाहिए। वह सीधे मुद्दे पर आता है, मुझे 2 स्किल्स चाहिए, लीप और ट्रांसफॉर्मेशन। दुकानदार कुछ देर उसे देखती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा तो लगता है तुम्हें यहाँ आने से पहले कहीं से कुछ टिप मिली है। लेकिन क्या तुम यह खरीद पाओगे? चलो फिर भी बता दूं, 150 पॉइंट्स की लीप स्किल है और 1000 पॉइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। सुह्यून कुछ देर देखता है और बोलता है, ये रहे तुम्हारे 1150 पॉइंट्स। दुकानदार पूरी तरह हैरान हो जाती है। क्या इन पॉइंट्स के साथ तुम मुझसे कोई चाल चल रहे हो? सुह्यून शांत भाव से उत्तर देता है, लेकिन मैंने तो उतने ही पॉइंट्स दिए जितने तुमने कहा। दुकानदार हकलाते हुए बोलती है, नहीं, मेरा मतलब है कि फ्लोर 1 पर कोई भी 1000 पॉइंट्स नहीं कमा सका है। क्या तुम फ्लोर 2 से हो? सुह्यून जवाब देता है, नहीं, मैं एक सामान्य ग्राहक हूँ जिसने अभी फ्लोर 1 क्लियर किया है। दुकानदार कुछ नहीं बोल पाती और सुह्यून वहां से निकल जाता है। सुह्यून अपने इन्वेंटरी पाउच को चेक करता है। तलवार, दवाइयाँ, पट्टियाँ और बाकी कुछ और चीजें। मुझे लगता है मैं अभी कुछ नहीं भूल रहा। वह अपनी स्किल बुक्स बाहर निकालता है। हमें बताया जाता है कि स्किल्स यूज करने के लिए अवेकन्स को मैजिक पावर की जरूरत होती है। लीप स्किल में ऊंची छलांग लगाने की ताकत होती है और ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही मालूम चलता है, किसी और रूप में बदलना और उसकी शारीरिक क्षमता भी यूज करना। कुछ स्किल्स लेवल वाली होती हैं, जितना लेवल अप करोगे उतनी अच्छी होती जाएंगी, लेकिन इन्हें यूज करने के लिए मैजिक की जरूरत होती है, जिसे हम दुकान से माना पोशंस खरीद कर रिकवर कर सकते हैं। सुह्यून सोचता है, मुझे यहाँ पर इतना सब मालूम है सिर्फ मेरे पिछले जीवन की यादों के कारण। तभी पीछे से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। एक लड़का बोलता है, माफ करना लेकिन क्या तुम मेरे साथ स्पार करोगे?
सुह्युन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और सतर्क हो जाता है। वह मन में सोचता है, क्या एक पल के लिए ही सही, लेकिन मैं इसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाया। कौन है ये? वह लड़का मासूमियत से बोलता है, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसे देखकर सुह्युन हैरान रह जाता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक सीन याद आता है, एक आदमी जो बहुत सारे लोगों की लाशों के ढेर के ऊपर खड़ा था। यह वही चेहरा था। सुह्युन बुदबुदाता है, चोई हकजुन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 समाप्त होता है। हमें वह लड़का दिखाया जाता है जिसने सुह्युन को रोका था। उसके बारे में बताया जाता है कि उसका नाम चोई हकजुन है। वह भी एक जीनियस है, बल्कि जीनियसों के बीच भी एक जीनियस, लेकिन यही भविष्य में वह एक पूरी गिल्ड की बर्बादी का कारण बनेगा। चोई अपना चेहरा छूते हुए पूछता है, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? सुह्युन सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। सुह्युन मन ही मन सोचता है, इसके पिछले जीवन में इसके पूरे शरीर से एक किलिंग इंटेंट निकलती थी, लेकिन अभी यह कितना साधारण और मासूम दिख रहा है। सुह्युन बात बदलता है, चलो यह सब छोड़ो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? चोई हकजुन मुस्कुराते हुए कहता है, सच कहूँ तो जब तुमने दुकान से वह स्किल खरीदी थी, मैं तभी से तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसा लगा कि तुमने कुछ बहुत खास और अलग खरीदा है। तुम्हारे पास चीजों को परखने वाली अच्छी आंखें हैं। सुह्युन सतर्क हो जाता है। क्या? तो यह मुझे शुरू से फॉलो कर रहा था? तभी चोई एक ईविल मुस्कुराता और बोलता, तो अब मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। सुह्युन चौंक कर उसकी तरफ देखता है। चोई उत्साह से बोलता है, तो क्या हम एक पार्टी बनाएं? एक साथ मिलकर? सुह्युन को कुछ समझ नहीं आता। वह हैरानी से बोलता है, माफ करना, क्या कहा तुमने? सीन बदल जाता है। सुह्युन अब टावर ऑफ ट्रायल्स की दूसरी मंजिल पर डिफिकल्टी लेवल 10 पे ट्रायल दे रहा। सिस्टम उसे उसका मिशन देता है, इस ट्रेजर को लेकर भागें और जंगल में जीवित रहें। वार्निंग आती है, एंग्री चेजर्स अपना ट्रेजर वापस लेने आ रहे हैं। दूर कहीं हमें दिखाया जाता है कि छिपकली जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स उस खजाने की महक महसूस कर लेते हैं और सुह्युन को ढूंढ रहे हैं। सुह्युन एक ऊंचे पेड़ पर बैठा है। वह नीचे देखते हुए सोचता है, ये शिकारी किस्म के मॉन्स्टर हैं जो पीछा करने में माहिर हैं। क्या मुझे सच में इनसे भागकर बचना होगा? यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वह हाथ में पकड़े ट्रेजर को देखता है। उस पर नो इफेक्ट लिखा आ रहा था। यह ट्रेजर खुद किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे इसकी रक्षा करनी ही होगी। इस हालत में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? अचानक उसे सिस्टम की आवाज याद आती है, और इस जंगल में जीवित रहें। सुह्युन की आंखों में चमक आ जाती है। वह तलवार कसकर पकड़ता है और पेड़ से सीधे मॉन्स्टर के सामने कूदता है। इस जंगल में जीवित रहने का मतलब यह भी तो हो सकता है कि उन सबको मार दो जो इस जंगल में खतरा हैं। वह हवा में ही अपनी तलवार घुमाता है और एक राक्षस को बीच से काट देता है। सुह्युन चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा हुआ है। एक मॉन्स्टर पीछे से हमला करने आता है, लेकिन सुह्युन बड़ी फुर्ती से उसे काटते हुए कूद जाता है। उसके आसपास मॉन्स्टर की लाशें बिछने लगती हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बज रहे हैं, अचीवमेंट पॉइंट्स एक्वायर्ड। सुह्युन सोचता है, ये सब झुंड में आते हैं, इसलिए लड़ना मुश्किल हो रहा है। मुझे यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं खींचनी चाहिए। लड़ते लड़ते उसे चोई हकजुन की बात याद आती है। चोई ने कहा था, मुझे लेवल 5 की कठिनाई के लिए कोई पार्टी मेंबर नहीं मिल रहा और मुझे लेवल 8 को चैलेंज करना है। सुह्युन ने पूछा था, तुम्हारे पास लेवल 8 चुनने का कोई खास कारण है? चोई के पास कोई जवाब नहीं था। सुह्युन एक और मॉन्स्टर को काटते हुए सोचता है, लेकिन मेरे पास कारण है और मेरे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लेवल 8 बहुत कम है। अचानक वह रुक जाता है। उसके सामने एक बॉस मॉन्स्टर खड़ा था। सुह्युन मुस्कुराता है, आखिरकार तुम सामने आ ही गए। सुह्युन अपनी लीप स्किल का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही बॉस के ठीक ऊपर पहुंच जाता।
अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए वह चिल्लाता और एक ही बार में बॉस और उसके साथ खड़े अन्य राक्षसों को बीच से काट देता है। सुह्युन एक पत्थर पर बैठता है और हाथ में मौजूद खजाने को देखता है। ट्रायल पूरा हो चुका है। अब ट्रेजर की जानकारी सामने आती है। हिडन टैलेंट, यह पूरे शरीर को हील कर सकता और शरीर से किसी भी प्रकार के डिबफ को हटा सकता है। केवल 5 बार के लिए। सुह्युन राहत की सांस लेता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इनाम इतना अनोखा होगा। जैसा कि मैंने सोचा था, भागने से ज्यादा बेहतर शिकार करना था। वह बॉस मॉन्स्टर की लाश के पास जाता है। हमें बताया जाता है कि सुह्युन की ट्रांसफॉर्मेशन स्किल अब लेवल 2 की हो गई है। इसका मतलब यह है कि अब वह जिसे हराएगा उसकी एक स्किल कॉपी कर सकता है। सुह्युन अपना हाथ बढ़ाता है और बॉस की स्किल कॉपी कर लेता है। स्किल नेम बरसर्कर होता है। सुह्युन एबिस से बाहर अपनी दुनिया में लौट आता है। उसका फटीग लेवल 81 हो चुका है। वह अपने घर के डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ देखता है और हैरान रह जाता है। यह क्या है? माँ, आपको आराम करना चाहिए था। सुह्युन की माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं अब ठीक हूँ सुह्युन। सुह्युन चिंता जताता है, लेकिन फिर भी यह मुश्किल रहा होगा ना? माँ जवाब देती हैं, इसमें मुश्किल क्या? जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाना हो तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। सुह्युन खाना खाते हुए भावुक हो जाता है। वह मन में सोचता है, शुक्रिया माँ, भले ही मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ। फिर वह दबाकर खाना खाता है। उसकी माँ उसे प्यार से देखती हैं, लगता है तुम बहुत ज्यादा भूखे थे। सीन बदलता है। सुह्युन अपने कंप्यूटर पर एबिस ऑनलाइन की वेबसाइट देख रहा है। वह रैंकिंग लिस्ट चेक करता है। 1 फ्लोर रैंकिंग, रेलेवेंट यूजर किम सुह्युन 2230 पॉइंट्स, दूसरा रैंकर 940 पॉइंट्स। फोरम पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। मेरे पास तो अब तक कुल इतने ही पॉइंट्स हुए हैं। दूसरे नंबर वाले के सिर्फ 940 हैं और इसके इतने ज्यादा। कौन है ये? ये किम सुह्युन कौन है भाई? सुह्युन स्क्रीन को देखता है और सिर खुजलाते हुए बोलता है, यह तो समस्या हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत होती है सेउल के गंगनम में स्थित आर्स गिल्ड हेडक्वार्टर्स से। वहां चोई और गिल्ड मैनेजर बात कर रहे होते हैं। चोई हैरान होकर पूछता है, इस बार जो फर्स्ट प्लेस पर है वो आखिर कौन है? गिल्ड मैनेजर जवाब देता है, लगता है वो तुम्हारे साथ ही अवेकेंड हुआ है। क्या तुम उसे नहीं जानते? चोई मन ही मन सोचता है, टावर अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां किसी को ढूंढना आसान नहीं है। फिर वो मैनेजर से कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे पहले कभी मिला हूँ। तभी मैनेजर चोई के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछता है, वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम 3 आरडी फ्लोर को कैसे क्लियर करोगे? चोई परेशान होकर सोचता है, मुझे लेवल 8 चैलेंज करना है, जो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मुझे कोई पार्टी नहीं मिल रही। अगर ज्यादा देर हुई तो मुझे लेवल 8 छोड़ना पड़ेगा। यार, ये कितना अनोइंग है। और अब ये एक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर भी आ गया। फिर चोई बोलता है, नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा पार्टी मेंबर नहीं मिला जो मेरे साथ लेवल 8 में जाए। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो मैं अकेले ही चैलेंज करने जाऊंगा। मैनेजर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो मैं कोशिश करता हूँ। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और टावर क्लाइंब करने पर ध्यान दो। जाते जाते मैनेजर रुकता है और पीछे मुड़कर एक बहुत ही ईविल स्माइल के साथ कहता है, तुम जानते हो ना, मैं तुमसे 1 हफ्ते में मिलता हूँ। चोई उसे जाते हुए देखता है और सोचता है, क्या कुत्ता आदमी है? फिर उसका ध्यान उस नए प्लेयर पर जाता है। आखिर ये किम सुह्यू कौन है? क्या ये वो हो सकता है? नहीं, शायद नहीं। अगर वो हुआ भी तो क्या? मुझे बस अपने पाथ पर आगे बढ़ने के लिए फोकस करना होगा। सीन चेंज होता है और हमें एक के बाद एक नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं। आपने परफेक्टली तरीके से 3 आरडी फ्लोर क्लियर कर लिया है। फिर 4 एथ, 5 एथ और देखते ही देखते 9 एथ फ्लोर क्लियर। अगले दृश्य में एमसी अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम, मुझे कुछ समय के लिए ब्रेक चाहिए।
मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं गांव विलेज साइड जाना चाहता हूँ। एमसी की मॉम कहती हैं, मुझे लगता है तुम फाइनल एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ब्रेक चाहिए। ठीक है, जाओ। एमसी अपना बैग लेकर निकलने लगता है तो मॉम पीछे से आवाज देती हैं, मुझे कॉल करते रहना। एमसी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं जल्दी आऊंगा। इसके बाद एमसी एक ब्रिज पर खड़ा होकर सोचता है, मैंने जितना सोचा था 9th फ्लोर क्लियर करने में उससे ज्यादा टाइम लग गया। लगभग 1 साल होने को आया है। मुझे चिंता है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, लेकिन 9th फ्लोर क्लियर करने की खुशी भी है। अब बारी है 10th फ्लोर की। मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगेगा, तो सबसे अच्छा एक्सक्यूज यही था कि मैं वेकेशन के लिए घर से दूर चला जाऊं। हमें बताया जाता है कि 10th, 20th और 30th फ्लोर किसी भी अवेकेंड के लिए एक बैरियर की तरह होते हैं, जिन्हें क्लियर करना बहुत हार्ड होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि 11th और 12th फ्लोर 10th फ्लोर ट्रायल्स के मुकाबले ज्यादा इजी हैं। एमसी हमें बताता है, ज्यादातर लोग इन 3 फ्लोर्स पर लेवल 1 डिफिकल्टी ही सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप चाहे लेवल कितना भी कम कर लो, नेक्स्ट फ्लोर हमेशा हार्ड ही आएगा। इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। एमसी अपना मुक्का बनाता है और दृढ़ता से सोचता है, मुझे और ज्यादा स्ट्रांग होना ही होगा। मैं आउटब्रेक में वापस वैसा नहीं होने दे सकता, वरना पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इस बार मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी इरादे के साथ वो लेवल 10 फ्लोर क्लियर करने के लिए निकल पड़ता है। अब हमें 10th फ्लोर ट्रायल का एंट्रेंस दिखाया जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जो एमसी को रोकता है। वह बूढ़ा आदमी, जो असल में 10th ट्रायल का गेटकीपर है, कहता है, लगता है तुम 10th फ्लोर चैलेंज करने जा रहे हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन क्या तुम अंदर जाने से पहले मुझे कुछ दोगे? एमसी मन में सोचता है, ज्यादातर लोग इसे भिखारी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पर्सन का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एमसी बिना देर किए उसे 5000 अचीवमेंट पॉइंट्स डोनेट कर देता है। वह बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है और बोलता है, ज्यादातर लोग तो मुझे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन तुम मुझ जैसे भिखारी पर इतने मेहरबान कैसे हो? एमसी कहता है, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू इन अचीवमेंट पॉइंट्स से ज्यादा है। बूढ़ा आदमी खुश होकर कहता है, थैंक यू तुम्हारे शब्दों के लिए। तो बताओ, कैसी इन्फॉर्मेशन पसंद करोगे तुम? एमसी सीधा पूछता है, 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन कैसी रहेगी? बूढ़ा आदमी अपना सिर खुजाते हुए बोलता है, हम 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन कुछ ज्यादा ही वैल्यूएबल है। इतने पॉइंट्स में पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम खाली हाथ भी नहीं जाओगे क्योंकि तुमने इतने अचीवमेंट पॉइंट्स दिए हैं। फिर वो एक हिंट देता है, विलेज चीफ का ध्यान रखना। एमसी कुछ देर रुकता है और पूछता है, बस इतना ही? बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, इतना ही। एमसी सोचता है, ये हिंट काफी एम्बिग्युअस, अस्पष्ट है, लेकिन गेटकीपर की इन्फॉर्मेशन कभी रॉन्ग नहीं होती, तो बस हमें केयरफुल रहना होगा। यह सोचते हुए एमसी 10th फ्लोर में एंटर कर जाता है। सिस्टम पैनल आता है, वेलकम किम सूह्यू टू 10th फ्लोर, सिलेक्ट योर डिफिकल्टी लेवल। एमसी कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, लेवल 10। अचानक पूरा एरिया एक विलेज में चेंज हो जाता है। एमसी एक माउंटेन पीक से नीचे उस विलेज को देख रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन आता है, रेडी फॉर 10th फ्लोर एंड डोंट डाई। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। चैप्टर 7 की शुरुआत में हमें एक बच्ची लाल बेर तोड़ते हुए दिखती है। वह खुशी से बेर को पकड़कर बोलती है, लगता है आज मेरा दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने अपनी पूरी बास्केट भर ली है। तो अगर मेरे पास इतने सारे हैं तो मैं एक खा लेती हूँ। जैसे ही वह खाने के लिए मुंह खोलती है, उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। उसके हाथ से बेर छूट जाता है और वह भागते हुए चिल्लाती है, प्लीज कोई बचाओ मुझे। मॉन्स्टर बच्ची को खाने ही वाला होता है। तभी अपना एमसी उसे पकड़ते हुए बोलता है, मुझे टाइट पकड़े रहना। एमसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ऑन करता है और मॉन्स्टर के ऊपर आकर उसे एक ही अटैक में काट देता है।
तभी नोटिफिकेशन आता है, आपने सैलमेंडर को हरा दिया है। बच्ची देख के हैरान ही रह जाती है। एमसी बोलता है, तुम ठीक हो किड? सीन चेंज होता है। एमसी बोलता है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, मैं बस एक आउटसाइडर हूँ जो यहाँ से जा रहा था। यह बच्ची खतरे में थी तो मैंने इसे बचा लिया। एमसी के मुंह पे गेट बंद हो जाता है। अंदर से बच्ची की माँ बोलती है, ये तुम बोल रहे हो, शायद ऐसा करने का तुम्हारा कोई दूसरा मोटिव हो। और हाँ, अगर तुम बच्ची को हॉस्टेज बनाकर कुछ चुराना चाहते हो तो इस विलेज में कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ से चले जाओ। एमसी देखता रह जाता है और बोलता है, व्हाट? लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। एमसी वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे किडनैपर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं तो क्यों? एमसी को जाते हुए वही बच्ची विंडो से छुपकर देख रही होती है। एमसी को नोटिफिकेशंस आते हैं, आप अनफेमिलियर विलेज में हो और यह विलेज डेंजर में है, तो प्लीज सेव दिस विलेज और किसी भी तरह सरवाइव करना। एमसी सोचता है, यहाँ मौत का सा एटमॉस्फेयर है, क्या विलेजर्स का रवैया मेरी तरफ ऐसा हॉस्टाइल है? यह बिल्कुल अलग है पिछले वाले फ्लोर से। मुझे लगता है 10th फ्लोर बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन सिस्टम का क्या मतलब था कि विलेज को बचाओ और सरवाइव करो? शायद कुछ मीनिंग है इसके पीछे। मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से लूँ अब इस विलेज की? हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स उसको छुप छुप के देख रहे होते हैं। एमसी सोचता है, लगता है यहाँ इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ट्रायल में तो लोग एक्स्ट्रास होते हैं जिसको हम एनपीसीज कहते हैं, मगर ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि ये रियल ह्यूमंस हैं। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम है। विलेजर्स मुझे देख के ऐसे छुप रहे हैं जैसे मुझे कोई बीमारी हो। ये बहुत ज्यादा सिमिलर है उस टाइम की तरह जब दुनिया का एंड होने वाला था। ये मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। एमसी एक ट्री के नीचे बैठ के सोचता है, मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूं। लेकिन किससे? मुझे यहाँ कोई सिंगल चींटी भी नहीं दिख रही, ह्यूमंस तो दूर की बात है। तभी एमसी की नजर जाती है उसी बच्ची पर जिसको उसने बचाया था। वो छुपकर उसे ट्री के पीछे से देख रही है। एमसी बोलता है, हेलो, तुम वही हो ना, कुछ टाइम पहले वाली? बच्ची अपने हाथ में कुछ छुपाती हुई और डरती हुई एमसी के पास आती है। उसके हाथ में कुछ बेर रख के भाग जाती है वापस ट्री के पीछे, फिर डरते हुए बोलती है, थैंक यू। एमसी देखता रह जाता है, फिर हल्की सी स्माइल देकर बोलता है, क्या तुम यहाँ आओगी? मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। अपने पास से एमसी बैग निकालकर फूड निकालता है, उसमें से बच्ची खाना देखकर मुंह से लार निकालने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया न हो और बोलती है, क्या मैं यह खा सकती हूँ? और ये क्या खाना है? एक बाइट लेते ही बच्ची की आंखें चमक जाती हैं। एमसी पूछता है, क्या अच्छा है? बच्ची बोलती है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने कभी नहीं खाया ऐसा। एमसी पूछता है, क्या यहाँ इस विलेज में फूड कम है क्या? बच्ची बोलती है, हाँ, क्योंकि सब एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, उन्हें डर है कि उनका खाना चोरी हो जाएगा। एमसी बोलता है, तो ऐसा है, विलेज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा अभी। बच्ची बोलती है, हम अभी तक जिंदा हैं, ये सब विलेज चीफ की वजह से है, वो हीरो है इस विलेज का। एमसी बोलता है, अच्छा हीरो? बच्ची बोलती है, मेरे डैड ने बोला था विलेज चीफ हार्ड वर्क कर रहे हैं विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और हमें उन पर ट्रस्ट करना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। एमसी सोचता है, तो ये है हिस्ट्री इस विलेज की। बच्ची पूछती है, तुम यहाँ विलेज में क्यों आए हो? एमसी बोलता है, मैंने सोचा विलेज चीफ अगर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं तो मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मेरे पास जो फूड है वो उनको दे दूं और विलेज के पीछे जो मॉन्स्टर्स हैं उनको भी मार दूं। तुमने देखा ना मॉन्स्टर कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये कभी भी विलेज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बच्ची बोलती है, अच्छा, बट मॉन्स्टर तो विलेज में आते ही नहीं, विलेज चीफ ने ऐसा कुछ किया था। एमसी ये सुनकर चौंक जाता है और बोलता है, किड, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तभी एक वॉइस आती है,
तो तुम हो आउटसाइडर जो विलेज में आए हो। हमें दिखाया जाता है विलेज चीफ और उसके साथ एक आदमी एमसी की तरफ आते हैं। बूढ़ा आदमी बोलता है, नाइस टू मीट यू, मैं यहाँ का विलेज चीफ हूँ। एमसी को गेटकीपर की बात याद आती है, विलेज चीफ से संभल कर रहना। विलेज चीफ मुस्कुरा के बोलता है, मुझे माफ करना बट इस टाइम विलेज में फूड की कमी चल रही है, और अगर तुम ऐसे फूड दोगे लोगों को तो अशांति फैल सकती है। और तो और आपने मेरी परमिशन भी नहीं ली। मैं उम्मीद करता हूं तुम दोबारा सोचोगे फूड को बांटने से पहले। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर थे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 8 की शुरुआत में विलेज चीफ बोलता है, आई वुड अप्रिशिएट अगर तुम मेरी परमिशन के बिना फूड बांटना बंद कर दो। एमसी पूछता है, क्या आप विलेज चीफ हो? विलेज चीफ को देखकर बच्ची के हाथ से डर के मारे खाना छूट जाता है। एमसी बोलता है, मैं एक आउटसाइडर हूँ जो विलेज के पास से निकल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। तो क्या आप मुझे परमिशन दोगे यहाँ रुकने की? विलेज चीफ कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है, सॉरी बट विलेजर्स बहुत अलर्ट रहते हैं आउटसाइडर्स से। एमसी सोचता है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तभी विलेज चीफ बोलता है, किड, क्या मैंने नहीं कहा था कि फूड नहीं खाना जब तक हम परमिशन ना दें? बच्ची घबरा के बोलती है, आई एम सॉरी। एमसी बच्ची के सिर पे हाथ रख के बोलता है, कोई बात नहीं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। एमसी खड़ा होते हुए बोलता है, मैंने अपना फूड शेयर किया है इसके साथ, और हाँ, मेरा कोई इरादा नहीं है विलेज को हार्म करने का। एमसी अपने इन्वेंटरी पाउच निकालता है और कहता है, मेरे पास इतना फूड है कि पूरा विलेज खा सके। विलेज चीफ के साथ वाला आदमी पाउच ओपन करके बोलता है, विलेज चीफ, यहाँ तो बहुत सारा फूड है। एमसी बोलता है, अगर आप मुझे यहाँ रहने की जगह दोगे तो मैं जब तक यहाँ हूँ विलेज वालों को फूड की कमी नहीं होगी, अगर वो चुराने की कोशिश ना करें तो। तभी विलेज चीफ बोलता है, नहीं, इट्स ऑल राइट, प्लीज फॉलो मी, मैं तुमको एक हाउस देता हूँ। कुछ टाइम बाद एमसी विलेज में घूम रहा होता है, तभी उसको एक वॉइस सुनाई देती है, ओह गॉड, प्लीज हम पर अपनी दया रखना, हमें बचाओ। एमसी वहां देखता है तो भारी भीड़ लगी हुई है। एमसी सोचता है तो ये सभी जगह होता है, लोग वहां पे दुआ कर रहे होते हैं, प्लीज लॉर्ड, ये ब्लड और फूड एक्सेप्ट करके हम बेवकूफों को बचाइए जो कुछ भी नहीं है। एमसी सोचता है, ये पक्का ही रिलीजियस सेरेमनी है। मैं समझ सकता हूँ अभी टाइम मुश्किल चल रहा है, तो नॉर्मली लोग एब्सोल्यूट बीइंग्स के भरोसे रहते हैं। मैंने पहले भी यह बहुत बार देखा है। जब दुनिया एंड पर होती है तो लोग अपनी तरह से पागलों की तरह दुआ करने लगते हैं, जो उनको सही रास्ता लगे वैसा करने लगते हैं। वो लोग जो छुपना चाहते हैं नेम ऑफ बिलीफ के पीछे, वो किसी और को मारकर उसकी बलि देने से भी पीछे नहीं हटते। यह सोचकर एमसी को गुस्सा आ रहा होता है, बट अपना गुस्सा कंट्रोल करके बोलता है, अगर ये दुआ कर रहे हैं तब तक नॉर्मल है, मैं इनको उन लोगों के साथ कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि इससे किसी को हार्म नहीं हो रहा। तभी एमसी की आंखें खुली रह जाती हैं। एक आदमी कल्ट की तरह बोलता है, माय लॉर्ड, आपकी मेहरबानी के लिए मैं यह इंसान आपको सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, प्लीज हमें बचाना और पीस बनाए रखना। यह कहते हुए वह रस्सी काट देता है। वुडन फ्लोर का गेट खुलता है जो अंडरग्राउंड जाता है और उसमें वो आदमी अंदर गिर जाता है। एमसी यह देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, ये प्लेसेस भी अलग नहीं हैं। मुझे लगता है सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, वो कभी नहीं बदलते चाहे जहाँ पे भी जाओ। एमसी वहाँ से जाने लगता है, पीछे से दो लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे बुरा लग रहा है मिलर्स फैमिली के लिए, लड़की बोलती है, बट हम कुछ कर भी नहीं सकते, इसमें यह सब विलेज को बचाने के लिए है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो अच्छा हुआ विलेज चीफ ने अर्थ गॉड से कम्युनिकेशन कर लिया, इस वजह से हम अभी बचे हुए हैं। दूसरा बोलता है, बट हमको 3 दिन बाद एक और पर्सन चाहिए होगा सैक्रिफाइस के लिए, हो सकता है नेक्स्ट अपना नंबर हो। तभी सभी लोग एमसी को देखकर बोलते हैं, नहीं, हम कुछ दिन और सेफ हैं,
आफ्टर ऑल हमारे पास एक और इंसान है। सीन चेंज होता है, मेयर का ऑफिस दिखाया जाता है। उसके साथ वाला आदमी बोलता है, ये सेरेमनी सक्सेस रही इस बार, बट अभी भी हमारे पास 3 दिन बाद के लिए सैक्रिफाइस नहीं है। विलेज चीफ सोचता है और बोलता है, अभी आउटसाइडर क्या कर रहा है? उसका आदमी बोलता है, कुछ खास नहीं, बस विलेज में घूमता रहता है। अच्छा, अभी समझा, तो आपने उसको सैक्रिफाइस के लिए चुना है? विलेज चीफ टेबल पे एक बॉटल रखते हुए बोलता है, हाँ, इसीलिए ही तो गॉड ने उसे यहाँ भेजा है। हम उसको ड्रग्स देंगे जिससे वो बेहोश हो जाएगा और उसी टाइम हम उसको अंडरग्राउंड फेंक देंगे। विलेज अब और भी खतरे में आने लगा है। हमें टाइम टू टाइम सैक्रिफाइस देने ही होंगे। और क्या तुम नहीं चाहते कुछ दिन एक और विलेजर्स को बचाना? विलेज चीफ सोचता है। एक दिन एक स्नेक मॉन्स्टर आ गया विलेज के नीचे और वो सिर्फ ह्यूमंस खाता है। थैंकफुली उसकी वजह से मॉन्स्टर विलेज के अंदर नहीं आते। विलेज पहले से ही स्टेट ऑफ पैनिक में था क्योंकि हमें नहीं मालूम कब मॉन्स्टर्स विलेज में आ जाएं। इसलिए मेरे पास और कुछ करने का रास्ता नहीं था विलेज चीफ होने के नाते, बट हमको सैक्रिफाइस देना ही होगा। और इस बात का मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जो एक हीरो को करना चाहिए। सीन 4 दिन बाद दिखाया जाता है। कुछ रेड हुड पहने लोग दिखाए जाते हैं जो एमसी को बेहोशी में उठाए रहते हैं और उसे गेट के ऊपर लेटा देते हैं। उसमें विलेज चीफ भी होता है। वो बोलता है, हमें माफ कर देना आउटसाइडर, ये सब कुछ विलेज को बचाने के लिए है। तभी गेट ओपन होता है, एमसी नीचे गिरने लगता है। सभी रेड हुड लोग उसे देख रहे होते हैं। नीचे हमें दिखाया जाता है एक बिग रेड स्नेक होता है जिसके एग्स उसके चारों तरफ होते हैं। वह अपना मुंह खोलकर एमसी को खाने के लिए उसकी तरफ जाता है। सीन चेंज होता है। विलेज चीफ हाथ में मशाल लेकर केव की तरफ जा रहा होता है और सोचता है, एक दिन हो गया जब से हमने उस आउटसाइडर को फेंका था। अब तक तो वो डाइजेस्टेड भी हो गया होगा। जैसे ही वो केव में आता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। एमसी एकदम बैडास लुक में खड़ा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने उस स्नेक का सिर बीच से काट दिया है और उसके पास खड़ा है। एमसी बोलता है, तो तुम यहाँ आ ही गए मेयर। इसी के साथ चैप्टर 8 यहीं एंड होता है। विलेज चीफ एमसी को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वह हकलाते हुए बोला, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो अनबिलीवेबल है। तुम जैसा बच्चा उसे कैसे मार सकता है? एमसी ने सीरियस होकर जवाब दिया, अनबिलीवेबल? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मॉन्स्टर मरते ही नहीं। विलेज चीफ को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी बात बदलने की कोशिश की। यह सब विलेज के लिए था। अगर वह मॉन्स्टर यहाँ नहीं रहा तो दूसरे मॉन्स्टर विलेज पर अटैक करेंगे। एमसी की आवाज अब बिल्कुल ठंडी और तीखी हो गई, विलेज के लिए? क्या तुम श्योर हो कि तुमने यह अपने लिए नहीं किया? विलेज चीफ के पास कोई जवाब नहीं था। एमसी ने अपनी बात जारी रखी, मैं जानता हूँ इस स्नेक के बारे में। इसका नाम प्रेडेटरी फीडिंग स्नेक है। इसका ज्यादातर समय खाने और सोने में जाता है। यह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता जरूर है, लेकिन इसे एक जगह रोकने के लिए तुम्हें इसे लगातार फूड देते रहना पड़ता है। क्या मैं सही हूँ विलेज चीफ? एमसी ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम इसे प्रे या शिकार के नाम पर इंसान खिलाते रहो। विलेज चीफ के पसीने छूटने लगे। मुझे लगता है तुम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी खुद को विलेज का हीरो बताते रहे। तुम बस डरते थे। क्या तुमने कभी कोई हीरो वाला काम किया? अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाना। तुम्हारी हिपोक्रेसी यहीं खत्म होती है हीरो। विलेज चीफ हार मानकर घुटनों पर आ गया। एमसी ने स्नेक का कटा हुआ सिर उठाया और उसे विलेजर्स के सामने ले गया। विलेजर्स के बीच खलबली मच गई। क्या विलेज चीफ अब तक झूठ बोल रहा था? वह हमें उस मॉन्स्टर के लिए फूड की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसने तो कहा था कि हम अर्थ गॉड के लिए सेरेमनी कर रहे हैं। तभी एक औरत फूट फूट कर रोने लगी, तो मेरे हस्बैंड का क्या हुआ, जिन्होंने सेरेमनी के लिए अपनी जान दे दी? एक विलेजर ने गंभीर होकर कहा,
माना कि चीफ ने झूठ बोला और हमें फूड की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन यह भी सच है कि उस मॉन्स्टर की वजह से दूसरे मॉन्स्टर विलेज में एंटर नहीं होते थे। अब जब वह मारा गया है तो हम क्या करेंगे? एएमसी ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लोग हैरान थे, क्या? पर कैसे? एएमसी नीचे बैठा और बोला, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। उसने उसी स्नेक के अंडे दिखाए। विलेजर्स विरोध करने ही वाले थे कि एएमसी ने रोका, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरी बात सुनो। यह स्नेक उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता जो इसे खाना खिलाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर तुम इन बच्चों को पाल सकते हो। विलेजर्स डर गए। एएमसी ने भरोसा दिलाया, डोंट वरी, सैक्रिफाइस के नाम पर इन्हें इंसान नहीं देने हैं। एक विलेजर ने पूछा, तो फिर क्या दें? एएमसी ने कहा, हम इसे दूसरे मॉन्स्टर खिलाएंगे। विलेजर्स चिल्लाए, मॉन्स्टर्स पकड़कर खिलाएं। लेकिन पकड़ेगा कौन? एएमसी, मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन मैं एक आउटसाइडर हूँ। कभी न कभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद यह जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। विलेजर्स शॉक होकर बोले, क्या? लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? हमने पूरी लाइफ बस फार्मिंग की है। तुम हमसे मॉन्स्टर पकड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? एएमसी ने गुस्से से पूछा, तो क्या यह तुम्हारा विलेज नहीं है? अगर तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ, जैसा तुमने कहा, यह आसान नहीं है। अचानक एएमसी ने अपना किलिंग इंटेंट छोड़ा, जिससे हवा भारी हो गई। वह बोला, तो क्या गिव अप कर दोगे और पहले की तरह विलेजर्स को खाने की तरह इस्तेमाल होने दोगे? सब चुप हो गए। एएमसी ने कहा, तुम्हारे पास खुद को बचाने की विल भी नहीं है। क्या पूरी जिंदगी किसी मसीहा का इंतजार करोगे? याद रखना, अगर जबरदस्ती किसी को हीरो बनाओगे तो विलेज चीफ जैसा ही कोई हीरो मिलेगा। एएमसी ने विलेजर्स को देखा और मन में सोचा, क्या मैं इनसे झूठी उम्मीद लगा रहा हूँ? इनके पास तो विल पावर ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। तभी एक पतली सी आवाज आई, मैं करूंगी। एएमसी ने मुड़कर देखा। वही बच्ची जिसे उसने बचाया था अपनी माँ के पीछे से सामने आई। उसने डरते हुए लेकिन दृढ़ता से कहा, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनकर अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। एएमसी हैरान रह गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ओसम हो किड। एएमसी उसके पास बैठा और बोला, अगर तुम लोग साथ में काम करोगे तो मुझे यकीन है तुम विलेज प्रोटेक्ट कर पाओगे। बच्ची बोली, रियली? तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, मैं भी ट्राई करूंगा। मरना तो है ही, तो क्यों न कोशिश करके मरूं। धीरे धीरे सभी विलेजर्स चिल्लाने लगे, मैं भी करूंगा, हम सब करेंगे, हम अपने विलेज को प्रोटेक्ट करेंगे। विलेज चीफ के साथ वाले आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। क्या आप जब तक यहाँ हैं हमें फाइट करना सिखा सकते हैं? तभी एएमसी के सामने एक सिस्टम पैनल आया। टास्क अपडेट, विलेजर्स में विल पावर जाग गई है। टास्क 60% कंप्लीट। एएमसी पैनल देखकर मुस्कुराया। चीजें अब सही दिशा में जा रही थीं। सीन चेंज, एक अंधेरी गुफा में विलेज चीफ गुस्से में बड़बड़ा रहा था। उस एरोगेंट आउटसाइडर ने मेरी बेइज्जती की। तुम तो कुछ जानते भी नहीं हो। वहां एक विशाल और खूंखार बर्ड मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग उठा। विलेज चीफ ने पागलपन में हंसते हुए कहा, मैं सबको मार दूंगा। चैप्टर 9 यहीं समाप्त होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ विलेजर्स मिलकर जंगल में मॉन्स्टर्स पकड़ रहे हैं। एक आदमी खुश होकर कहता है, हमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स पकड़ लिए हैं। अगर हम इसी तरह मॉन्स्टर पकड़ते रहे तो हमें फूड की तरह इंसानों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तभी उनकी नजर दूर लड़ रहे एएमसी पर पड़ती है। वे हैरान होकर कहते हैं, यह आउटसाइडर सच में अमेजिंग है। वहां एएमसी एक विशालकाय सेंटीपीड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। अपनी तलवार के एक ही वार से वह उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। विलेजर्स उसे आवाज लगाते हैं, हे आउटसाइडर, सूरज डूबने वाला है, चलो विलेज वापस चलते हैं। अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। एएमसी जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, बस कुछ मॉन्स्टर्स और फिर आता हूँ। विलेजर्स के जाने के बाद एएमसी अपना सिस्टम पैनल चेक करता है। उसमें लिखा आता है, फ्लोर 90% क्लियर हो चुका है।
एमसी सोचता है वह बेबी स्नेक भी अब थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन यह टास्क अभी भी कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। शायद उस विलेज चीफ की वजह से, पता नहीं वह कहाँ गायब हो गया है। एमसी मरे हुए मॉन्स्टर से नीचे उतरता है और सोचता है मुझे इसे 100% करने के लिए और क्या करना होगा। तभी अचानक जमीन जोर से वाइब्रेट करने लगती है। जमीन फाड़कर कुछ बाहर निकलता है। एमसी हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है और झुंझलाते हुए सोचता है अब यह क्या नई बकवास है। वह ऊपर देखता है तो वहां एक विशाल पक्षी होता है। एमसी की आंखों में चमक आ जाती है। ओह, यह तो डिवाइन बर्ड है, वो भी ब्लू फायर वाला। बर्ड मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है। एमसी समझ जाता है यह पक्का उस विलेज चीफ का ही काम लग रहा है। सीन विलेज चीफ पर शिफ्ट होता है। विलेज चीफ पागलों की तरह हंस रहा होता है। देखो इसे, यह कितना डरावना और डिवाइन है। इसे स्लीपिंग पॉइजन देकर सुलाए रखना एकदम वर्थ इट था। अब इस जैसे मॉन्स्टर को मेरे कंट्रोल में देखकर विलेजर्स मुझे वापस अपना हीरो मानने लगेंगे, क्योंकि मैं ही हूँ जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। मॉन्स्टर की नजर विलेज चीफ पर पड़ती है। चीफ घमंड में बोलता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं हूँ जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है। मुझे अपना मालिक मानो। जवाब में मॉन्स्टर अपने मुंह से नीली आग निकालता है और विलेज चीफ की तंदूरी बना देता है। चीफ जलते हुए चीखता रहता है, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं इस विलेज का हीरो हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एमसी दूर से यह तमाशा देख रहा होता है। वह अपने चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है, मर गया बेवकूफ इंसान। एमसी सीरियस हो जाता है, इस मॉन्स्टर के पास डिस्ट्रक्टिव पावर है। तभी वह देखता है कि मॉन्स्टर विलेज की तरफ उड़ रहा है। एमसी तुरंत उसके पीछे भागता है। मुझे इसे विलेज तक पहुंचने से रोकना होगा। एमसी अपनी लीप स्किल यूज करके हवा में उछलता है और मॉन्स्टर के करीब पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है, मॉन्स्टर और ऊपर उड़ जाता है। एमसी हवा में लटक जाता है। शिट, यह मेरी रेंज से बाहर चला गया। वह नीचे गिरने लगता है। मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी मॉन्स्टर हवा में पलटता है और एमसी पर जोरदार किक मारता है। एमसी फुल स्पीड से नीचे गिरता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह सोचता है क्या मैं इसे नहीं रोक पाया, और धड़ाम से ग्राउंड पर जा गिरता है। सीन चेंज। वही दो विलेजर्स वापस विलेज जा रहे होते हैं। तभी उन्हें तेज आवाजें सुनाई देती हैं। एक बोलता है, क्या वह आउटसाइडर अभी भी फाइट कर रहा है? वह यहाँ 4 दिन से बिना सोए लड़ रहा है। वह खुद को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहा है। दूसरा आदमी बोलता है, क्योंकि अभी वह यंग है। अगर मैं भी जवान होता तो मॉन्स्टर मेरे सामने कुछ भी नहीं होते। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। वे पीछे मुड़ते हैं और डर के मारे उनकी रूह कांप जाती है। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते और जोर से चिल्लाते हैं, अब यह क्या है? उनके सामने वही विशाल बर्ड मॉन्स्टर होता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी रस्सियों से बंधी हुई एक तलवार हवा में लहराती हुई आती है और सीधा मॉन्स्टर की मुंह पर लिपट जाती है, जिससे उसका मुंह बंद हो जाता है। रस्सी का दूसरा सिरा हमारे एमसी के हाथ में होता है। एमसी रस्सी को कसते हुए बोलता है, अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता तो मैं तुम तक आने का रास्ता बना लूंगा। एमसी रस्सी के सहारे उड़ते हुए मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया डिवाइन बर्ड। अब अपनी स्किल मुझे दे दो। एमसी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ऑन करता है। वह अपने हाथों से वही आग निकालकर उस मॉन्स्टर को जलाने लगता है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। चैप्टर 11 की स्टार्टिंग में एमसी की मॉम किसी से बात कर रही होती हैं। एमसी की मॉम बोलती हैं, सूर्यू अभी वेकेशन के लिए गया है, बट मुझे कोई चिंता नहीं है। वो अब मैच्योर हो गया है। मुझे लगता है कि ये कुछ अलग ही इंसान है। सीन चेंज होता है। एमसी अभी भी बर्ड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। एमसी के मुंह से ब्लड आने लगता है। एमसी बोलता है, सच में इस टेक्निक की भी एक लिमिट है जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके चुराई है। एमसी सोचता है, इतना काफी नहीं है इस एस रैंक मॉन्स्टर के लिए, इससे इसको ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा।
हमें दिखाया जाता है कि एमसी भी फायर में जल रहा होता है। उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। एमसी नीचे गिरते हुए तलवार पकड़ने की कोशिश करता है। उसके मुंह और नाक से ब्लड आने लगता है। एमसी मुश्किल से तलवार को पकड़ता है। उसकी स्किल कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो फायर एमसी को जलाने लगती है। एमसी चिल्लाता है, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, और बोलता है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। क्या मैंने जो अब तक किया वो सब बेकार रहा? क्या मैं अभी भी इतना कमजोर हूँ? एमसी को सिस्टम पैनल के नोटिफिकेशन आने लगते हैं, सेव दिस विलेज एंड प्लीज सर्वाइव। एमसी पैनल को देखकर सोचता है, एंड प्लीज सर्वाइव, ये पहले भी देखा हुआ है। उसको याद आता है वो ट्रेजर जिसे उसने 2 एनडी फ्लोर पर प्रोटेक्ट किया था। एमसी की आंखें खुल जाती हैं। एमसी गुस्से में बोलता है, फोकस किम सुह्यू, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम अभी भी फाइट कर सकते हो। सिस्टम पैनल आता है, आपका पूरा बॉडी डैमेज हटा दिया गया है। आपकी हेल्थ रिकवर हो गई है। आपके पास 5 में से 4 चांसेस बचे हैं इस ट्रेजर को यूज करने के। एमसी तुरंत मॉन्स्टर के ऊपर आता है और चिल्लाता है। वो मॉन्स्टर के अंदर तलवार डाल देता है और अंदर डालते हुए बोलता है और चिल्लाता है, मर जा। विलेज में धमाका होता है। मॉन्स्टर और एमसी दोनों जमीन पर गिरे होते हैं। एमसी बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है। एमसी की आंख खुलती है। उसके सामने वही बच्ची बैठी हुई रो रही होती है। उसको रोते हुए देखकर एमसी बोलता है, क्या हुआ? बच्ची बोलती है, मुझे लगा तुम मर गए। मैंने तुमको फायर में रोस्टेड चिकन की तरह जलते देखा। एमसी पूछता है, जब मैं बेहोश हो गया तब क्या हुआ? एमसी की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। 2 विलेजर बोलते हैं, वो मॉन्स्टर मारा गया और हमने उसको प्रिजर्व करके रख लिया है। अब लंबे टाइम तक फूड की जरूरत नहीं होगी। थैंक्स टू यू आउटसाइडर। बच्ची एमसी को गले लगाकर रोने लगती है। एमसी उसे देखता रह जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं, आपने 10th फ्लोर क्लियर कर लिया है। आपने हाईएस्ट अचीवमेंट अचीव किया है। एमसी सोचता है, अब 100% ये विलेज सेफ है और मेरी रैंक अब नंबर 1 है, तो ये अटेंशन खींचेगा। तभी विलेजर बोलते हैं, हम ग्रेटफुल हैं आपने हमको बचाया है। हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। हम सभी विलेजर आपको दिल से थैंक्स कहते हैं। एमसी देखता रहता है। सीन चेंज होता है। नाइट में एमसी ट्रेल से बाहर जा रहा होता है। तभी एक वॉइस आती है, क्या तुम जा रहे हो? एमसी पीछे देखते हुए बोलता है, तो क्या मैं पकड़ा गया? वही बच्ची एमसी के पास आती है और बोलती है, क्या तुम हमको बताए बिना जा रहे हो? एमसी कुछ बोल नहीं पाता। बच्ची बोलती है, तो क्या तुम किसी और विलेज को बचाने के लिए जा रहे हो? एमसी सोचता है, हाँ, इस बहाने के साथ जाता हूँ, मैं तो चुपचाप निकलना चाहता था यहाँ से। बच्ची मुस्कुराती है और एक पाउच देते हुए बोलती है, कोई फर्क नहीं पड़ता किस रीजन से जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, हम तुमको कभी भी नहीं भूलेंगे। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो मैंने खुद तोड़े हैं, खाना इनको जब फ्री हो। एमसी हैरान हो जाता है। बच्ची बोलती है, और हाँ, मेरा नाम मेली है। थैंक्स एंड गुड बाय हीरो। एमसी मुस्कुराता है और बोलता है, थैंक्स टू फेयरवेल मेली। सीन चेंज होता है। एक ब्लैक कार में चोई कुछ सोच रहा होता है। उसको कोई बुला रहा होता है, बट चोई अपनी ही सोच में खोया होता है। तभी एक वॉइस आती है, क्या तुम नर्वस हो? चोई उधर देखता है, वहाँ गिल्ड के मैनेजर होते हैं। उसे देख चोई बोलता है, नो वे, मैं और नर्वस हो ही नहीं सकता। मैनेजर हंसता है और बोलता है, यस बिल्कुल सही, ऐसा कैसे हो सकता है? चोई जो सभी रुकीज में टॉप पर है, वो नर्वस हो, जबकि तुमने तो 15th फ्लोर क्लियर कर लिया है। तुम्हारी रैंक अभी भी है, तो तुम जल्दी ही रैंक अचीव कर लोगे। बट चोई का ध्यान कहीं और होता है। मैनेजर उसे देखकर समझ जाता है कि इसका ध्यान कहीं और है। फिर वो बोलता है, अगर रुकीज की बात हो रही है, तो आई थिंक सुह्यू जल्दी ही अपना रैंक असेसमेंट करवाएगा। चोई हैरान होकर पूछता है, बट आपको कैसे मालूम? मैनेजर बोलता है, नहीं, मेरी बस गट फीलिंग बोल रही है।
उसने अभी ही अपना 10th फ्लोर क्लियर किया है, तो तुमको नहीं लगता अब उसका टाइम आ गया रैंक असेसमेंट करने का? चोई सोचता है, इनको ये भी मालूम है कि किम सूह्यू अभी कौन से फ्लोर पर है। मैनेजर अपनी आंखें बंद करके सीरियस होकर बोलता है, मैं कह रहा हूँ अगर तुम टावर एग्जामिनेशन हॉल में मिलते हो किम सूह्यू से, तो तुम किसी भी तरह से उसे हमारे गिल्ड में लाना। फिर बोलता है, कौन जानता है तुम्हारी जगह किम सूह्यू बैकअप में हो। ये सुनकर चोई हैरान हो जाता है। मैनेजर बोलता है, अगर ऐसा होता तो तुम इस गिल्ड से फ्री हो सकते हो। यहीं अपना चैप्टर 11 एंड होता है।